सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे अफगान इशू के हवाले से। ताजिकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाले ताज़ा सरहदी हमलों ने पूरे खित्ते को हिला दिया है। 5 अफराद की हलाकत, फौज का हाई अलर्ट और सिक्योरिटी इजलास। ताजिक इक़दाम वाज़े कर रहे हैं कि ख़तरा तशवीशनाक है। चाइना पहले ही अपने 3 शहरियों की हलाकत पर शदीद तशवीश जाहिर कर चुका है और अब एक हफ्ते में 2 हमलों ने खदशात कई गुना बढ़ा दिए हैं। अब इन हालात में कतर, तुर्की और ईरान के बाद सऊदी अरब भी खामोश सिफारतकारी के जरिए पाक अफगान कशीदगी कम कराने की कोशिशों में मसरूफ़ है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि पहला दौर नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। दूसरी जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर तशवीशनाक है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक शहरी हलाकतें 80% बढ़ चुकी हैं। इसी दौरान अमरीका में भी अफगान तारकीन वतन की दोबारा जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाहें आलमी सतह पर बड़ी हकीकत के तौर पर तस्लीम की जा रही हैं। अब मिलकर इस बढ़ते हुए ख़तरे को रोक सकेगी, इसके आगे बंद बांधा जाएगा और बाकी मामलात किस तरीके से चलेंगे, कैसे इन सारे मामलात को देखना है, इस पर बात करने के लिए दोनों सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर शाह शराजी साहब, दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हारिस साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पहले हमने देखा कि कतर एंड तुर्की उन्होंने एफ़र्ट की, मीडिएशन करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा हमारे सामने था, नाकामी हुई। उसके बाद ईरान ने भी कोशिशें की हैं और अब सऊदी अरब प्रॉपरली जो इतलात हैं कि वो मीडिएशन के लिए सारे मामलात को, टॉक्स को होस्ट कर रहा है। खामोश सिफारतकारी है, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ सिचुएशन में बेहतरी लाएगी सऊदी अरब की एफ़र्ट्स, क्योंकि सऊदी अरब एक मजबूत मुल्क है। दूसरी जानिब आप बेसिकली मसला क्या समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ इस मसले का हल निकल क्यों नहीं पा रहा? देखें, बेसिकली वजह ये है कि अफ़गान तालिबान और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, इंक्लूडिंग फ़ारजी फितनल ख़ारिज, फितनल हिंदुस्तान, खरासान पाकिस्तान, ये दे हैव द सेम आइडियोलॉजी और ये मिल के काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने जो है कि ये TTP ने उनको सपोर्ट किया, अफ़गान तालिबान रजीम को, अब उनको सपोर्ट करें, बट नॉट रियलाइजिंग कि एक रियासत कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से गठजोड़ नहीं करती है, बल्कि रियासत से बात करती है। और पाकिस्तान ने बहरहाल ये बात की है कि आप हमारे से बात करें, लेट्स रिजॉल्व। हमारी डिमांड आपसे एक ही सिर्फ है, वो ये है कि अपनी सरजमीन जो आपने दोहों में कमिटमेंट की थी कि हमारी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ऑनरली। लेकिन आपने उसके बाद दोबारा जब मुज़ाकरात हुई कतर ने किए हैं, वहाँ पर दोहा में, फिर तो इस्तांबुल में हुए हैं, फिर अभी सऊदी अरब ने भी कोशिश की है, बट अपरेंटली देयर एडमेंट इनके हो गए हुए हैं दिमाग ख़राब इसलिए कि इनको पैसा वीकली मिल रहा है $1 मिलियन में यहाँ से अमेरिका से। फिर चाइना माइन मिलियन निकाले, वो भी इनको पैसा दे रहा है। और नंबर 3 जो अमेरिकन जाते हुए $7.2 बिलियन का वेपन हमने छोड़ के चले गए, ये इन्होंने डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी दे दिया और बाकी खुद बेच भी रहे हैं। और दे आर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है इनकी। अब बुरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आपने वहाँ पर इलेक्शन करवाने हैं, डेमोक्रेसी लेके आनी है, अवाम की मर्जी की हुकूमत बनानी है। देवन डन है, ना पॉलिटिकल एक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है। तो ये 40 जो तकरीबन 40% पश्तून है, उनमें से भी 15-20 जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये अपनी मर्जी के पैसे कमा रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं और ये कोई इनको नहीं है। इन्होंने 4 साल में ना किसी देखे कोई सफारत, किसी से सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए, किसी इवन इंडिया ने भी नहीं किए इनसे। बिल्कुल। इस वजह से देखा जाए तो ये इस वक्त इनको इनके मज़े लगे हुए, इसीलिए नहीं चाहते हैं। अदरवाइज अगर ये चाहें तो ये पश्तून के एरिए, ये बैंड जो है आराम से यहाँ इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स नॉट अ कोई इतनी रॉकेट साइंस है। और पाकिस्तान ने, हमने इनके लॉजिस्टिक्स बंद की है, अब इनके अपने अफगान ट्रांजिट बंद की है, ये अब इनको तकलीफ हो रही है। और ये जाके हमारे इंडिया से बात करें ट्रेड की, ट्रेड क्या करेंगे? एयर फ्लाइट्स हमने इनकी बंद की हुई है इंडिया की। ये 4-5 घंटे का डिटूर करेंगे, कितना महंगा पड़ेगा एयर से, 4 बार इनको देगा नहीं। अमेरिकन सैंक्शन लगी हुई है, पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है। अल्टीमेटली ये 2-3 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के पास आके घुटने टेकेंगी।
बट इससे बेहतर अगर ये बाइज़ा तौर पे है तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, लेकिन जो बाकी रीजनल ममालिक हैं ब्रिगेडियर साहब, वो क्यों नहीं इस मामले में आगे आ रहे? क्या वो ख़तरे को उस तरह से गेज नहीं कर पा रहे? ख़ास तौर पे रशिया हो या चाइना जैसे बड़े ममालिक हों जो कि ख़ुद इस खित्ते का पार्ट है, वो क्यों ही ऐसी कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक या मिलिट्री या इंटेलिजेंस एफर्ट्स करते मिलकर कि जिससे इनको नकेल डाला जा सके, इनको थोड़ा रोका जा सके? देखिए, चाइना में ही चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और जहाँ के अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुलाकात की थी। वहाँ से आने के बाद उनमें काफ़ी चेंज आई थी। पाकिस्तान यहाँ से चाइना ने कहा हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है CPEC को हम काबुल तक लेके जाएंगे, रेल कम्युनिकेशन बना देंगे। लेकिन इनको समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के लोग हैं। अभी उनसे ये इंडिया से जाके बैठे हुए हैं, पींगे बढ़ा रहे हैं और कभी कहते हैं हम उधर से टू फ्रंट थ्रेट क्रिएट करेंगे, ये करेंगे। दे कांट डू एनीथिंग। अगर हम इंडिया को इतनी बड़ी फौज को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर सकते हैं तो व्हाट इज अफगानिस्तान? ना फौज है, बंच ऑफ इलडिसिप्लिन लॉर्ड है जो हिट एंड रन की ट्रेनिंग इनकी है और तुमको कुछ नहीं आता करने के लिए। जब हमने गुल बहादुर को ये जब हमने पटकिया के अंदर इनके वहाँ जाके SI की थी तो वहाँ पर इनके 60-70 में फौजी मारे थे। तो ये खुद ब खुद सफ़ेद झंडे खड़े कर दिए और आगे से सीज़फायर के लिए और मुज़ाकरात के लिए। तो अभी भी आएंगे, आप देखेंगे। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने एक बात कर दी, अब हम अफगान तालिबान से भी बात नहीं करेंगे। टिल द टाइम ये हमें काबिल तस्दीक एक कन्फर्म करें कि हमने ख़वारिजियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया है, इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और साथ इनको हम अब बिल्कुल जहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करने देंगे और उनको पीछे से खेले, देन वी विल टॉक। है ना फिर अहमद, हमारे वहाँ पर कैडेट कॉलेज से जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, अब यही इनका इलाज है। और ईरान ने भी अभी मुज़ाकरात की बात की तो वी होप कि ईरान चाइना मिलके भी अभी इनके ऊपर एक दफ़ा फिर दोबारा कोशिश करेंगे मीडिएशन। बिल्कुल सही शाह साहब, बिल्कुल पाकिस्तान कब तक बर्दाश्त करता रहे? ये जो भी हालिया रिपोर्ट है बड़ी तशवीशनाक है। 80% तक सिविलियन जो टोल है वो रिकॉर्ड किया गया है मिलिटेंट अटैक्स में। सो एक जानिब हम ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं, हम तो रेज़ कर ही रहे हैं इन कंसर्न्स को। अब जो अमेरिका ने थोड़ा सा सख्ती की है, जो जाँच पड़ताल में ख़ास तौर पर अफ़गान तारकीन वतन के हवाले से जो मामला आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ माहौल बन रहा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में दहशत गर्दी के खात्मे का जो मुतालबा है उसके लिए प्रेशर अफगानिस्तान पे बढ़ा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में अब तक जो पाकिस्तान बात करता रहा है, शायद अब वक्त आ गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजनल ममालिक सब वो बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान इस वक्त ट्रांस बॉर्डर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया है और एक लॉलेसनेस की सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर। एक तो शायद ये तासुर दिया जा रहा है कि अफगान तालिबान इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जो सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक अफगान तालिबान की ना इतनी कैपेबिलिटी है, ना एबिलिटी है और ना वो करना चाहते हैं, बल्कि वो इस नॉन स्टेट एक्टर के जो टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब जहाँ तक रीजनल ममालिक का ताल्लुक है, आप देखें जो रीजनल ममालिक की सिक्योरिटी की 6 सेंट्रल एशियन ममालिक के CSOT, जिसको कनेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO कहते हैं, वो फाल कर दी गई है। अब इन्होंने ये भी फैसला किया है कि ताजिकिस्तान में हमला हुआ है, 5 चाइनीज मारे गए हैं, 3 एक वाक़े में, 2 दूसरे वाक़े में। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ताजिकिस्तान ने बड़ा सीरियसली अपने तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है उनके साथ इस जो ट्रीटी है CSTO की, उसको दोबारा रिवाइव किया है और अब एक जॉइंट फोर्स डिप्लॉय की जाएगी तमाम अफगान बॉर्डर में। तकरीबन 1170 किलोमीटर बॉर्डर है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का। दूसरा, अगर इसमें देखें, तमाम के तमाम जो नेबर है, चाइना है, वो TIP या जो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी है, यूगर मिलिटेंट्स, उनसे परेशान है। अंसार जो है वो ताजिकिस्तान, और आप देखें कि जो ISK है वो वहाँ पे हमले कर रही है। जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो उज़्बेकिस्तान के लिए खतरा है। रशिया नहीं चाहता कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में किसी किस्म की जो है वो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। तो लिहाजा आप देखें, अगर CSTO एक्टिव कर दिया गया है तो ये एक बड़ी, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के तालिबान के लिए एक मैसेज है कि रीजनल ममालिक अब इफेक्टिवली जो है फाइट करेंगे टेररिज्म को। दूसरा, आप देखें, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना, इन्होंने भी आपस में एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन की बात की है कि जॉइंट फोर्स डेवलप की जाए जो कि सरहदी इलाकों में जो है वो बाकायदा पेट्रोलिंग करेगी और इस चीज को काउंटर करेगी। ये तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर रहा। दूसरा, अगर अमेरिका को देखें, अमेरिका ने मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है
जो जो इकदाम किए गए हैं, और किसी भी वक्त अगर अमेरिका किसी का इंतजार नहीं करेगा, ना वो किससे पूछेगा कि उन्होंने कब दहशतगर्दों के ऊपर टारगेटिंग करनी है, कब अटैक्स करने हैं, अगर B-52 आते हैं, कोई और ऐसी चीज आती है। लेकिन अगर आप देखें इस वक्त इंटरनली जो बहुत बड़ा खतरा अफगान तालिबान के लिए वो है अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट। आज सुबह 2 वाकयात हुए। एक बदख्शान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है अफगान तालिबान के ऊपर, जिसमें तकरीबन ये रिपोर्ट आ रही है कि 4 से 5 तालिबान जंगजू मारे गए हैं, 15 के करीब जख्मी है। एक और हमला अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से किया गया है, वो कंदोज में। तो देखिए, नॉर्थन अफगानिस्तान से जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो है वो कारोबार करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो आप देख लें कि बदख्शां में अगर लाइन ऑर्डर का मसला बनता है तो आप उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या चाइना के साथ किसी किस्म की मूवमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने जो बातें की थी, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, रीजनल जो नेबर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और हम जल्द देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शायद क्लीन ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर होने वाला है, और शायद होना भी चाहिए, क्योंकि जितना रिस्ट्रेंट पाकिस्तान कर चुका है, इसके बाद अगर मजीद आप रोकोगे तो मसाइल ज्यादा होंगे। लेकिन एक चीज हमें देखनी होगी कि टेक्टफुली अगर अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है, जंग शुरू होती है, तो पाकिस्तान वुड बी द अल्टीमेट इफेक्टी, क्योंकि हमेशा से अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और जब टर्मोइल हुआ है, पाकिस्तान और उसके रीजनल ममालिक में बड़ा ज्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल ठीक। हारिस साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो एक इंडिया और अफ़गानिस्तान का एक नेक्सस है, ये भी हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है, और समहाउ उनकी जो सपोर्ट उनको हासिल है, वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या हम जो देख रहे हैं मॉरली सपोर्ट, उस वजह से जो सारे मामला बिगड़ रहे हैं, क्या उनको ये ममालिक जो बाकी, जैसे रशियन हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट, उनकी होने वाली मुलाकात है बहुत जल्द 4 या 5 दिसंबर को इंडिया में मौजूद होंगे, क्या वो इस मामले को रेस करेंगे इंडिया के साथ मिलकर? देखिए, एक तो ये तालिबान की और जो इंडिया की मुलाकात है, आपस में अंडरस्टैंडिंग, इट्स ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये इसमें अननेचुरल लाइन्स हैं, किसी के पास बिना डीच करेगा, सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में वो ये काम कर रहा है। अदरवाइज इनको अफगानिस्तान वाले पहले इनको कहते थे, इंडिया कहता था ये अफगानिस्तान बहुत टेररिज्म कर रहे हैं, हमें हमारे मुल्क पर टेररिज्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब बातें। लेकिन अब जो ख़ास तौर पे इंसिडेंट जो हो गया ना, ये वाइट हाउस में एक से उनका एहलकार मारा, एक लेडी मारी गई है, एक एहलकार ज़ख्मी है, उसके बाद ताजिकिस्तान में 500 जो चाइनीज़ की डेथ हुई है। इससे बहुत जो एक अलार्म क्रिएट हुआ है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब इनके इनके लिंकेज जो है ना, ये अफगानिस्तान से निकले हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका गए थे, अमेरिकन जाते अपने कॉन्ट्रैक्टर जो थे इनके या इनके ट्रांसलेटर थे, इनको साथ वीज़े लगवा के ले गए थे कि चले वहाँ सेटल हो जाएंगे। अब ये फिर अफगान तालिबान के साथ मिलके, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मिलके, ये इन्होंने वहाँ पर एक स्लीपर सेल बना लिए, और ये अब नॉर्थ अमेरिका में, सूरत यूनियन में, सब जगह थ्रेट अलर्ट्स आ रही हैं। इसी की एक शाखाना जो है ये आपके सामने जो ताजिकिस्तान में हुआ है। तो अब जब ग्लोबल थ्रेट हुआ है, तो अब आई थिंक अमेरिकन ने जो लिंक निकाले, उन्होंने लॉक टारगेट कर लिए अफगानिस्तान के, जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ उन्होंने मेरे ख्याल में अब कार्रवाई लगता है करने वाले हैं। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान को दे हैड लेफ्ट अलोन, इतना $7.2 बिलियन का वेपन एवरेज छोड़ के चले जाते हैं आप, और उसके बाद आप पूछते भी नहीं कि पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितनी डिफिकल्टीज हो रही हैं। वी हैव सफर्ड ओवर $150 बिलियन का लॉस किया है, 80-90,000 हमारे सिविलियन फौजी शहीद हुए हैं। तो इनको चाहिए था कि कम से कम जाते हुए ऑर्डरली मूव करते, या वेपन उसको डिस्ट्रॉय करके जाते, या पाकिस्तान को देते। हम वी कुड हैव बॉट दिस ये वेपन एमुनिशन जो था ये खरीद लेते, या किसी और फ्रेंडली कंट्री को भेज देते। लेकिन अनअटेंडेड छोड़ने का मतलब है कि लूट मार लग जाए, टेररिस्ट अपने हाथ में आ जाए, अफगानिस्तान में सारा ये यहाँ पर जो है दहशतगर्दी फैल जाए और फिर इस खित्ते को प्रॉब्लम हो। इसलिए अब अमेरिका को, यूरोपियन को चाहिए पाकिस्तान से बात करें, हमारे से डिस्कस करें, वी नो अंडरस्टैंडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दें, APCs दें, नाइट फाइटिंग केपेबल हेलीकॉप्टर दें, नाइट फाइटिंग BM डिवाइसेस दें, ताकि भी शुड हैव मैच एमुनिशन। और पाकिस्तान का स्ट्रेचर बढ़ गया, और साथ इंडिया को अमेरिकन को इंडिया को कंट्रोल कर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये सारी एफर्ट की जाएंगे तो आई एम श्योर इससे काफ़ी दूरस्थ नतीजे होंगे टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। राइट, थैंक यू सो मच। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अरशद शराजी साहब को भी शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस वक्त IMF की 2 रिपोर्ट्स का चर्चा है। पहली रिपोर्ट तो पाकिस्तान के बारे में करप्शन और गवर्नेंस रिपोर्ट ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है, मगर वज़ीर ख़जाना का मौक़िफ़ है कि ये रिपोर्ट ख़ुद पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तैयार हुई है, जिसमें 100 से ज़ायद मुलाकातें और दर्जनों इदारों की शमूलियत का बड़ा किरदार है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि इसका मकसद सिर्फ इस्लाहात की तरफ बढ़ना है। दूसरी जानिब जो दूसरी रिपोर्ट का जिक्र हम कर रहे हैं वो है भारत के हवाले से। भारत मुसलसल तेज़ रफ्तार तरक्की के दावे कर रहे हैं। GDP में 8.2% इजाफा दिखाकर वो खुद को दुनिया की तेज़ी से बढ़ती बड़ी मईशत करार दे रहा है। लेकिन इन्हीं दावों के बीच IMF की जानिब से भारत को C ग्रेड दिए जाने से नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि इम्तिहान में C ग्रेड का मतलब तो हम जानते हैं कि नाक़िस कारकर्दगी होता है। फिर जो ये रिपोर्ट है या IMF का C ग्रेड है, इसका मतलब क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और क्या इस रिपोर्ट्स को माहिरीन किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए इकोनॉमी एक्सपर्ट हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच। हारून साहब, मैं पहले इंडिया से शुरू करूँगी क्योंकि हमारी रिपोर्ट के बारे में तो जिक्र भी हो चुका है। इस पर आप कमेंट कर लीजिएगा वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट पर भी, और क्या इस्लाहात अब हमें करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर। इससे पहले जो हम देख रहे हैं, चूँकि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंडिया, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी इस चीज़ पर इंडिया हाईलाइट भी कर रहा है कि जी उनकी जो इस वक्त बढ़ती हुई मईशत है, और वो तीसरे नंबर पे इसको शो भी करा रहे हैं एशिया में। जापान भी उसको, इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया, वो ये भी दिखा रहे हैं 8.2% GDP ग्रोथ रेट, जबकि हम देख रहे हैं कि सारे सिचुएशन में इन्होंने C ग्रेड इनको मिला है IMF की जानिब से। ये 2 मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं, ये कैसे रिकनसाइल होते हैं, और ये ज़रा समझाइएगा कि IMF से C ग्रेड मिलना, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली किस बुनियाद पर IMF ग्रेडिंग करता है? जी बहुत शुक्रिया अमना। देखिए, पहले तो ये चीज़ हमें देखनी है कि जब भी कोई इकॉनमी अपनी प्रोजेक्शन खुद कर रही होती है तो उसके अंदर क्या डेटा उसको सपोर्ट करता है, क्या इन्वेस्टर्स और इदारे उसको एंडोर्स करते हैं। IMF एक बड़ा इदारा है जो दुनिया की इकोनॉमीज़ के ऊपर नज़र रखता है, तो IMF जो है वो पहले डेटा की क्वालिटी को असेस करता है कि जी ये जो 8.2% पिछले क्वार्टर की GDP रिपोर्ट है, उसमें जो डेटा यूज़ किया गया है वो कितना सही है, इदारे कितने एफिशिएंट हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद में वो मेथडोलॉजी क्या दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक है। तो IMF की 4 कैटेगरीज हैं। A, जहाँ पर वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि बिल्कुल अप टू द मार्क काम है, डेटा भी ठीक है, मेथडोलॉजी भी ठीक है। फिर B है जहाँ पर वो कहते हैं कि बाय एंड लार्ज ठीक है लेकिन इम्प्रूवमेंट कर लें। फिर C है जहाँ वो कहते हैं कि हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि आपके डेटा की क्वालिटी वो उस मयार की है जिस पर आप ये डेटा पे ये जो नंबर्स दे रहे हैं। फिर D है जहाँ पर डेटा की अवेलेबिलिटी ही नहीं होती। तो इंडिया को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि C के अंदर, कि जहाँ पर डेटा की रिलायबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी और उनकी मेथडोलॉजी टू कैलकुलेट इकोनॉमिक नंबर्स अभी वो अप टू द मार्क नहीं है। अब ये दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर खुद पोजीशन लेते हैं कि अगर IMF ये कह रहा है और इंडिया कुछ और बात कर रहा है कि जी हमारी तो इतनी ग्रोथ है, अब उस ग्रोथ को इंडिपेंडेंटली कैसे वेरीफाई किया जाए। सो इस वक्त ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि बहुत से ममालिक समझते हैं कि उनकी इंटरनल कैलकुलेशंस को दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन दुनिया इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मांगती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हो गया इंडिया की सूरत हाल। अब हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो IMF की एंटी करप्शन गवर्नेंस रिव्यू रिपोर्ट है, इस्लामाबाद के कहने पर उनकी रिक्वेस्ट पर ये आई है ताकि हमें रोड मैप मिल सके रिफॉर्म्स की जानिब। एक तो आप समझते हैं कि ये वाकई इंटेंट ये थी, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें रिफॉर्म्स के हवाले से, ऐसी कौन सी स्पेसिफिक आप समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल या फिजिकल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है? एंटी करप्शन के हवाले से भी ऐसे कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए फौरी तौर पे, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो, रीस्टोर हो, और जो पाकिस्तान का ये स्कोर है, स्कोर कार्ड है, इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके? जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रिपोर्ट क्या है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, जब भी कोई इदारा किसी मुल्क के बजट में कर्ज का पैसा डालता है तो उनका बोर्ड उनसे कहता है कि आप एक रिस्क असेसमेंट कीजिए कि वो जो पैसा है उसका क्या इस्तेमाल वाकई ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है।
कुछ इदारे उसको फाइडुशियरी रिस्क असेसमेंट कहते हैं, कोई इसको प्रोक्योरमेंट तक लिमिट कर रखते हैं। तकरीबन दुनिया के 15-16 ममालिक में मैं ये रिपोर्ट्स खुद कर चुका हूँ। सो ये रिपोर्ट एक इंटरनल होती थी। फ़र्क इस दफ़ा ये हुआ है कि IMF ने कंडीशन लगाई कि आप इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दीजिए, जो कि एक अच्छी बात है। सो ये तो रिपोर्ट का बैकग्राउंड है। जहाँ तक क्या पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की पब्लिक करने के लिए एक गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट का, आई डाउट इट कि कोई भी मुल्क रिक्वेस्ट करता है। IMF ने सजेस्ट किया कि हम ये करना चाहते हैं और पाकिस्तान ने इसको साइन ऑफ किया कि जी ठीक है, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे कि ये रिपोर्ट कर लीजिए। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन वो जो लेटर देता है पाकिस्तान, उस पर यही लिखा होता है कि जी हम IMF को चाहते हैं कि आप ये रिपोर्ट कर लीजिए। अच्छी बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसकी ओनरशिप ले रहे हैं, बजाय इसके कि आप इसको डिफेंस करें। डिफेंड करने की बजाय जब आप ओनरशिप लेते हैं और एक आपके पास डायग्नोस्टिक आ गया, ये असेसमेंट रिपोर्ट है कि जी आपके ये गैप्स हैं, इदारे कमज़ोर हैं, करप्शन हो रही है, GDP का लॉस हो रहा है। अब इसको फिक्स करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट टीम बनाए एक्सपर्ट्स की, जो इसके लिए रिफॉर्म ना सिर्फ तजवीज़ कर दे बल्कि उनको टीथ दिए जाएं कि वो उसको रिफॉर्म कर सकें, ताकि लोगों का एतबार बहाल हो। ये कहना कि इस रिपोर्ट से इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल इदारे जो है वो कॉशियस नहीं होंगे, ये गलत है। वो बहुत केयरफुली इस तरह की रिपोर्ट्स को देखते हैं जब ये पब्लिक की जाती हैं। पाकिस्तान को बड़ी जल्दी ना सिर्फ इसको ओन करके इसके ऊपर एक पूरा गेम प्लान टेबल पे रखना चाहिए, ताकि एतबार बहाल हो। और इसमें जो 2-3 बहुत की इदारे हाईलाइट किए गए हैं, जैसे FBR का नाम क्लियरली दिया गया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जुडिशरी का नाम दिया गया है, इसके बाद उन्होंने SCCP और रेगुलेटरी एजेंसीज़ के ऊपर सवालात उठाए हैं, इवन कंपटीशन कमीशन की बात की गई है, SIFC का उन्होंने सवाल उठाया है कि जी इसकी ट्रांसपेरेंसी और इसकी रिपोर्ट हर साल पब्लिक क्यों नहीं हो रही है। तो हमारा ये तो अपना काम है हमारे मुल्क के लिए ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाना। वी शुड वेरी रैपिडली। लेकिन हारून साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, ओनरशिप तक तो मामला सफिशिएंट नहीं है, फिर आगे इस पे काम करना भी बड़ा ज़रूरी है, इनको फिक्स करना। अगर ये फिक्स नहीं करते और ऐसे ही मामला चलते रहते हैं तो इसके आप रेपरकशंस क्या देख रहे हैं? जी, पहली बात तो ये है कि अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो उसमें एक 15 नुकाती मैट्रिक्स दी गया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस तारीख तक आपने ये काम करना है। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की जगह हूँ या जो भी काउंटर पार्ट होता है, इट्स एम्बैरेसिंग कि एक बाहर का इदारा हमें बता रहा है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और डेडलाइंस दे रहा है। ये तो हमारा अपना काम है। 2 से 3 साल की इन्होंने कोई डेडलाइन दी कि उस दौरान जी, उन्होंने 2 साल का बेसिकली टारगेट्स दिए हैं और वो इन टारगेट्स को अपने फंड प्रोग्राम की डेडलाइन के साथ मैच कर रहे हैं ताकि वो इसको ओवरसी कर सकें। अब जो हमारी तरफ से जो आप कह रही हैं, इसकी रेप्लिकेशन क्या है? एक तो हमारी रेप्लिकेशन ये है कि जब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमज़ोर होती है तो लोगों का, टैक्स पेयर का, बड़ी कंपनियों का एतबार कम होता है कि हमारे टैक्स का पैसा तो ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि जी अगर इस मुल्क में लगाना है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म भी कमज़ोर है और जो इदारे हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बाकी ममालिक से कमज़ोर है, तो ऑब्वियसली हमारा रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है कि जी ये तो ज़्यादा रिस्की मुल्क है। हमें तो ये मैसेज देना है कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं, आप आइए, आपको हिफाजत भी मिलेगी, आपके कमर्शियल डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी राइट्स भी सेफ हैं, आप जो टैक्स देंगे और आपको हम एट पार उसकी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए आई जेन्युइनली थिंक कि ब्यूरोक्रेसी के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर आप टिपिकल फिर से ब्यूरोक्रेसी का कोई कमीशन बना देंगे, एक आध वजीर को लगा के, कोई एतबार नहीं करेगा। अगर हम कुछ स्टैचर के लोगों को, इंडिपेंडेंट को ये काम दें और वो नज़र आए कि इंडिपेंडेंटली मुल्क ये रिफॉर्म्स कर रहा है, तो फिर हमारा एतबार बढ़ना शुरू। राइट, थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब फॉर योर। एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे, अमरीकी सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को एक बार फिर व्हाइट हाउस आने की दावत दे दी है, जो रवां साल इनकी इजरायली वज़ीर आज़म से 5वीं मुलाकात होगी।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक इससे पहले दोनों रहनुमा गज़ा की सूरत हाल, हमास को गैर मुसल्लह करने और इलाके को डीमिलिटराइज करने पर बातचीत कर चुके हैं और इस मुलाकात में भी ये मामला तय पाएंगे। नेतन्याहू ने करप्शन केस में इजरायली सदर से माफ़ी की दरख्वास्त भी कर दी है। दूसरी तरफ जंग बंदी के बाद भी इसराइल के गज़ा पर हमले रुके नहीं। इन हमलों में 350 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और 40 से ज़्यादा हमास जंगजू शहीद किए जाने का दावा है। इसी दौरान रूहानी पेशवा ने वाज़े ऐलान किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च 2 रियासती हल का हमायती है और 2015 में फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम भी कर चुका है। उधर गज़ा मुआहदे के हामी मुस्लिम ममालिक के अपनी पोजीशन पर दोबारा गौर करने के बयान ने भी सिफारतकारी के मैदान में नई बहस छेड़ दी है, जबकि UN के जो सेक्रेटरी जनरल इसराइल की जानिब से इंसानी इमदाद में रुकावट और फ़लस्तीनियों के कत्ले आम को नाकाबिले कबूल करार दे रहे हैं। अब ऐसे हालात में आलमी क़यादत है और इलाकाई ताकतें क्या कदम उठा सकती हैं, किस हद तक ये जो मुलाकात है इसमें क्या मामला तय पा सकते हैं मुमकिन तौर पर। इसी पर बात करने के लिए हमें सीनियर एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, उन्होंने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब। ये कहिएगा कि सबसे पहले तो ये जो मुलाकात होने जा रही है इसमें सीरिया से रिलेटेड भी गुफ्तगू होगी, लेकिन गज़ा के मामला जो हैं उस पर भी मामला तय पाएंगे। मुमकिन तौर पर क्या आउटकम होगा, क्योंकि अभी तक जो ट्रम्प साहब की जो उनकी की गई जो सीज़ फायर थी, उनका जो पीस प्लान था वो तो नाकामी की जानिब गामजन है, बल्कि नाकाम हो चुका है, ड्यूरेबल नहीं है सीज़ फायर। जो अभी तक सारे मामला चल रहे हैं, जब अभी भी वहाँ पर शहादतें हो रही हैं, किलिंग्स हो रही हैं, डिलीवरी जो है उसमें जो हम देख रहे हैं कि ऑब्स्टेकल्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या नक्शा देख रहे हैं इस मुलाकात के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख्याल में वो तो नाकाम हो गया। 20 नुकाती एजेंडा जो था, जो शर्म अल शेख के अंदर दस्तखत हुए थे, वो तो मेरे ख्याल में अब तमाम ममालिक जो हैं उसके ऊपर खुद सरेनौ जायज़ा ले रहे हैं कि क्या वजूहात हैं क्या नहीं। और आपको याद है कि पहले भी ये बात हमने की थी कि इससे कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें रियासत फ़लस्तीन का जिक्र तक नहीं है। और ख़ुद जो है वो आपको पोप लियो जो है वो ये कह रहे हैं कि वो इजराइल 2 रियासती हल चाहता ही नहीं है, वो दूसरी रियासत को तस्लीम करने से जो है वो कासिर है। साथ ही साथ वो ग्रेटर इसराइल के जो एजेंडा है उससे भी जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जिससे खिताई ममालिक जो हैं उनकी जो सॉवरेनिटी है वो एक खतरे का शिकार बन गई है। और इसराइल जो है अब ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ आरा जो है उसके मुतल्लिक पाई जा रही है। ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर ये बात भी आ रही है कि हम जो इतना उसके ऊपर जो टैक्स पेयर मनी है वो क्यों हम खर्च करें। ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक शटडाउन हुआ, जो तारीख के अंदर सबसे बड़ा शटडाउन था, उसके अंदर भी ये लोगों ने आवाज़ें उठाई कि आखिर हम इसराइल को जो अनकंडीशनल सपोर्ट है वो क्यों जारी किए हुए हैं, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसके खिलाफ खड़ी हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी एक वर्डिक्ट अपना दे चुका है उनके खिलाफ। और फिर जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो इसराइल को जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आए दिन चार्जशीट करती हैं, जिसमें कोड पिंक हो गया या दीगर इस किस्म की तंजीमें हो गई जो अमेरिका के अंदर खुद ही चलती हैं। आज वो भी जो है उसके खिलाफ बात कर रही हैं। अब अमेरिका के अंदर ये मुलाकात जो है, जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी गए थे कैनेसेट, और वहां जब खिताब करके आए थे तो 2 रुकने पार्लियामेंट जो थे उन्होंने जो है इनकार कर दिया था और कहा था कि जी फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। उसके ऊपर उनको गिरफ्तार करके, धक्के मार करके, बेइज्जती करके उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया, जो कि गैर मेरे ख्याल में पार्लिमानी जो तरीकाकार और कानून के खिलाफ वर्जी थी। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो चाहते हैं कि किसी सूरत जो है मामलात निपट जाएं, लेकिन जब तक कि इजराइल को वो ये बावर नहीं कराएंगे और इसके ऊपर रजामंद नहीं कराएंगे कि वो 2 रियासती हल को तस्लीम करे, तब तक मेरे ख्याल में तमाम कोशिशें जो हैं और काविशें वो मेरे ख्याल में समर आवर नहीं होंगी और नतीजा यही निकलेगा कि ये जंग जो है वो फैलेगी। अब जैसे आपने खुद भी कहा कि 3 बातें जो बुनियादी थी, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और दुनिया के कई ममालिक का, कि जी चलें एड जो है वो आना शुरू हो जाएगी, लेकिन एड भी नहीं आ रही, उसके लिए भी जो है वो कदगनें लगाई जा रही हैं इजराइल की जानिब से। दूसरा ये था कि जी अगर एड के अलावा साथ जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, ज़बरदस्ती नकल मकानी कराई जा रही है, वो भी जो है वो ख़त्म की जाएगी, लेकिन वो भी अभी तक रुकी नहीं है। और तीसरा ये है कि जो ब्लड शेड जारी है, जो खून रेजी वहाँ जारी है,
वो खत्म किया जाएगा। अब इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि कुछ ममालिक जो है वो अपनी पीस को कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे, लेकिन क्योंकि इजराइल के जो अज़ाइम हैं उनको इन ममालिक ने भांप लिया है और वो ये देख रहे हैं कि अगर इसका मतलब यह है कि इजरायली फौजी जो है असल में रेफ्यूज चाहते हैं कि वो किसी की आड़ में इस जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं इनकी आड़ के अंदर छुप जाएं और इजरायली फौजी जो है वो बराह रास्त किसी हमले के अंदर शरीक ना हो। जो दूसरी जानिब हमास का ये कहना है कि वो हथियार नहीं डालेंगे और जाहिर है अब जो महमूद अब्बास साहब की जो एक वहाँ हुकूमत और उनके सिंपैथाइजर्स हैं उनके लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इजराइल हर बात की तरह मुआहिदा शिकनी कर रहा है और माजी में भी करता रहा है। और आपको याद है पहले भी जब मुआहिदा हुआ था उसके अंदर 3 फेजेस के अंदर उन्होंने इनखला करना था, लेकिन वो 3 फेजेस के अंदर जैसे ही पहला फेज मुकम्मल हुआ और उन्होंने अपने जो तमाम लोगों को रिहा करा लिया, उसके बाद जो बाकी दूसरा और तीसरा फेज था वो अमल में ही नहीं आ पाया। इसलिए इजराइल को जब तक कि हम जो है मजबूत अंदाज के अंदर नहीं रोकेंगे और उसको अमेरिका खास तौर पे जो अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट है वो जारी रखेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वसी से वसी। तो ये जो रीजनल ममालिक थे और जो हम देख रहे थे मुस्लिम ममालिक खास तौर पे जिन्होंने ये सारा पीस प्लान को इंडोर्स भी किया, इस पे एग्रीमेंट भी अपना शो करवाया, ये अब जो पोजीशन अपनी इस पर दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस हद तक ये क्या मुतालबात बनवा सकते हैं? खास तौर पे अगर हम सऊदी अरब की बात करें जो कि सिग्नल ऑलरेडी दे चुके हैं सऊदी क्राउन प्रिंस ट्रंप से होने वाली मुलाकात में अब्राहम अकॉर्ड में अपनी शमूलियत के हवाले से, तो उस पर वो इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं या आपको लगता है कि कुछ करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए जाहिर है कोई ना कोई चालाकी की जाएगी, क्योंकि मुसलमान ममालिक तो जब भी ये तारीख रही है कि हम धोखाधड़ी का शिकार हुए, हमें अपने ही लोगों ने जो है मारा है और अंदरूने खाना जो हमारे जो गद्दार हैं उन्होंने हमेशा मीर सादिक और मीर जाफर उन्होंने किरदार दिखाए हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर मेरे ख्याल में जाहिर है सऊदी अरब ने भी जो एक बड़ी खतीर रकम जो है वो इन्वेस्ट की है अमेरिका के अंदर और बिल्कुल मेरे ख्याल में उनके एक अच्छे ताल्लुकात भी हैं, उन्होंने दिफाई डील भी की है। लेकिन उस दिफाई डील में सबसे अहम बात यह है कि वो F-35 जहाज जो वो खरीदेंगे और जो दिफाई डील है उसका फायदा जो है वो उस मतलब बेसिकली वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? उनको खित्ते से ना कतर से जो है कोई प्रॉब्लम है, ईरान के भी नहीं कर सकते जी, उनको तो सिर्फ इजराइल से खतरा है, क्योंकि इजराइल ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो मदीना मुनव्वरा जो है वो उनका हिस्सा है और वो ग्रेटर इसराइल का प्लान है जो कि उन्होंने ऑफिशियली इस नक्शे को जारी किया हुआ है। अब जो सऊदी अरब और जो अमेरिका के माबैन है, जाहिर है अमेरिका कोई कोशिश करेगा कि कोई चालाकी के साथ इसको कोई जिसको कहते हैं कि शुगर कोटेड काम जो है वो करे। जी ने देखा कि 20 नुकाती एजेंडे के अंदर शर्म उल शेख में नाकाम रहा और दुनिया जो थी वो उससे जो है वो फौरन उनको पता चल गया कि ये तो तमाम का तमाम धोखा है। अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश यही करेंगे कि किसी सूरत इजराइल को कहें कि तुम मान जाओ और वक्ती तौर पे ही मान जाओ, ताकि बाद में जो तुमने करना हुआ वो करते रहेंगे, ताकि एक दफा अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा तमाम ममालिक को बना लिया जाए, ताकि जो है वो फिर जो है जब एक दफा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो वो इर्रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि ये चीजें तब भी जो मर्जी हो जाए अब ये मामला नहीं रुकेगा, क्योंकि जब तक के इजराइल खुले दिल से फलस्तीन को एक रियासत तस्लीम नहीं करेगा तब तक ये मौकफ कायम रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब जाहिर है वहां भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि नेतन्याहू की जो हुकूमत है उसको मजबूत करना चाहता है और उनके जो दिफा का जो नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है और इसी तरीके से उनका जो फाइनेंस का मिनिस्टर है, दोनों अपनी अपनी पार्टियां हैं उनकी और दोनों जो है वो जाहिर है एक ज़ायनिस्ट पार्टी बैठी हुई है, एक दूसरी पार्टी है, वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो अगर फलस्तीन की बात की तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। तो नेतन्याहू के लिए जो है वो एक इंटरनेशनल दबाव तो है, लेकिन दूसरी जानिब जो है इंटरनल दबाव उसका सबसे ज्यादा है और बेंजामिन नेतन्याहू को यह मालूम है कि वो आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से, और अगर वो दहशतगर्द करार दिया गया तो जब तक कि उसकी जान बची हुई है
है जब तक कि वो वजीर आजम है। जिस दिन वो ऑफिशियल ओहदे से निकल गया तो उस दिन जो है वो पकड़ा जाएगा दुनिया के अंदर, उसके ऊपर जो है बातचीत शुरू हो जाएगी और जाहिर है फिर जहां भी एयरपोर्ट पे जाएगा उसके लिए मुसीबतें जो है उनमें इजाफा होता चला जाएगा। इस वजह से वो अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इंटरनेशनल तो जो पॉलिटिक्स है वो तो दरकिनार, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो अगर अफेक्ट हो गई तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना वो अपने घर का रहेगा ना काफी मुश्किल रहेगा। बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे एशिया इस वक्त कुदरती आफात की एक भयानक लहर का सामना कर रहा है। समंदरी तूफान, शदीद बारिशें, तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, हर मंजर खौफ, बेबसी और बर्बादी की कहानी सुना रहा है। एक ही हफ्ते में 1100 से ज़ायद लोग ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं, लाखों मुतासिर हुए हैं और हज़ारों बेघर हो चुके हैं। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें वहाँ पर 604 अफराद हलाक हुए हैं। श्रीलंका में 366 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। थाईलैंड में 176 और मलेशिया में भी अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। श्रीलंका के सदर ने तबाही को 2004 के सुनामी से ज़्यादा ख़तरनाक करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बच्चों की ज़िंदगियां भी इस बहरान से मुतासिर हुई हैं। शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने इंडोनेशिया और थाईलैंड में हज़ारों बच्चों को स्कूल जाने से महरूम कर दिए। जनूबी थाईलैंड में 76,000 बच्चे तालीम से दूर हो चुके हैं। स्कूल या तो बंद हैं या वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं रही। इंडोनेशिया में 1000 से ज़ायद स्कूल मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं और कई इमारतें इमरजेंसी शेल्टर्स में बदल चुकी हैं। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन खबरदार कर रही है कि मुतासरा बच्चों को तालीम के साथ साथ नफ्सियाती और हिफाजती मदद की फौरी ज़रूरत है। भारत की रियासत तमिलनाडु में भी समंदरी तूफ़ान के असरात से हम देख रहे हैं वो भी महफूज नहीं रह सका। चेन्नई की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट बंद है और परवाज़ें मुअत्तल हैं। बारिशें अब भी जारी हैं और ख़तरा भी बाकी है। लेकिन सवाल ये, बढ़ती हुई तबाहियों की असल वजह क्या है? क्या इस तबाहकुन सूरत हाल के पीछे खुद इंसान की गलतियाँ नहीं हैं? क्या क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? क्या ये जो हुकूमतें हैं इनकी कारकर्दगी पर सवालात नहीं उठते कि जब हमें पता है कि दुनिया का या ज़मीन का टेम्परेचर बदल रहा है और उसके असरात से हम नहीं बच पाएंगे, तो उससे मुताबिक एडॉप्शन के क्या मामलात किए गए हैं, क्या तैयारियाँ या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।